4 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, सभी को मिल चुका होगा ये पीडीएफ। और इसको नोटिफिकेशन को जारी किया है 10 अक्टूबर को। तो आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो आज है 15 अक्टूबर 2024, यानी कि 5 दिन के बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं इस वीडियो को लेट से डालने वाला हूँ। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं 4 साल के बाद आया है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, ऐसे कुछ होने से तो उसका एग्ज़ाम जो है कि आप यूपीएससी करके जो एग्ज़ाम जो रहता है उसका ही जो अपना स्टेट पर फिर से ऐसे ही सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है। और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करके होता है, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पे आप वैकेंसीज ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन तो मेरा हिसाब से आफ्टर 4 साल के बाद कंडक्ट करने जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यूपीएससी में आप जो आईएएस होता है उसका इक्विवेलेंट हम बोल सकता है, उसके लिए यहाँ पे जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस बोलता है, जहाँ पे आपको टोटल आपको 50 सीट देखने को मिलेगा, जिनमें से 3 सीट जो है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा, और 10 सीट जो अनरिजर्व में रहेगा, और 40 सीट जो है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी है उन लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहने वाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 सीटें, जिनमें से 3 पीडब्ल्यूडी के लिए है, 40 एपीएसटी के लिए, और 10 जो है कि अनरिजर्व, जहाँ पे कोई भी इंडियन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हो गया, जो जैसे कि आईएएस होता है उसका, जैसे जो अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस सर्वेंट है उसको हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस करके बोला जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे हम जैसे कि यूपीएससी में आईपीएस होता है, तो उसको बनने के लिए फिर यहाँ पे स्टेट लेवल पे अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस करके होता है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 सीट देखने को मिलेगा, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील है, और एक अनरिजर्व कैटेगरी में है, और 5 एपीएसटी कैंडिडेट के लिए है। और इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से और आपका एपीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, आप जहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये जो काफ़ी सारी जगहों से आपको ये पीडीएफ जो है कि मिल जाएगा। तो मेरा ये लगभग 11 पेजेस है, यहाँ पे आपको कंप्लीट इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। एक आगे जो सर्कुलेट हो रहा था, जिसको मैंने भी अपना टेलीग्राम पे डाला था, लेकिन ये जो फुल नोटिफिकेशन वाला है, तो ये वाला को आपको डाउनलोड करके देखना है। ठीक है, उसके बाद अदर दिन आपका जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस और पुलिस सर्विस को छोड़ के फिर यहाँ पे आपको सीडीपीओ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें भी आपको टोटल 9 सीट है। उसके बाद 2 आपका ये है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और 3 अनरिजर्व है, 6 एपीएसटी के लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, और ऐसे करके काफ़ी सारे पोस्ट है जहाँ पे आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 ही है और 3 है, ऐसे करके एक करके वैकेंसी जो सिर्फ निकला है। तो वैकेंसी काफ़ी कम आया है। तो हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर हम देखने लगेगा, तो यहाँ पे और एक है ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें आपको एपीएसटी के लिए 37 सीट है, और अनरिजर्व में 10 सीट है। टोटल हम यहाँ पे 47 सीट देख सकते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 सीट है। तो यहाँ पे एएसओ और जो आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस में सीट जो थोड़ा देखने को मिलता है, और बाकी में आपको 2, 3, 1, 5, 6 ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और टोटल वैकेंसी हम देखेगा तो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 140, आप देख ही सकते हैं। और 4 साल जब हम सोचता है तो ये 140 जो है कि काफ़ी कम नंबर्स है। तो इससे कहीं ज़्यादा 200 एटलीस्ट 200 तक जा सकता था, और इवन 300 तक भी जा सकता था, सोचा जाए तो, अच्छा से सोचा जाए तो ऐसे जा सकता था। लेकिन वैकेंसीज काफ़ी कम आया है, और उसका रीज़न मुझे तो नहीं पता। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये लोग का कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका वेब एड्रेस है appsc.gov.in, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दे दूँगा।
तो उसके लिंक के थ्रू भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको OTR बोलते हैं, तो वो करके फिर आपको फॉर्म वगैरह को भरना होगा। तो फॉर्म वगैरह भरने का, अप्लाई करने का आज से शुरू है, ठीक है, आज से शुरू है और काफ़ी टाइम भी दिया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे फिर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, इसका एग्ज़ाम को देने के लिए आपको एक सबसे फर्स्ट तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, इसको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने का समय है आपका 15 अक्टूबर 2024 से लेकर के 10 नवंबर 2024। तो 15 अक्टूबर से, यानी कि जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है 15 अक्टूबर, तो आज से लेकर के ये जो आपका 10 नवंबर 2024 तक आपका APPSC का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह को भरना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेट वगैरह, कब से कब तक फॉर्म फिलअप वगैरह होगा, तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी आपका यहाँ पे फिक्स्ड है 15 दिसंबर 2024, जिस पर संडे पड़ेगा। तो उसमें आपका एग्ज़ाम्स होगा, जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम जो कितना दो पेजेस बोल सकते हैं, 3 पेजेस होता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे 2 पेजेस होगा। फर्स्ट तो आपका प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम होगा, फिर आपका प्रीलिम्स जो क्लियर होगा तो वो मेंस वाला एग्ज़ाम देगा, और उसमें जो क्लियर होगा फिर उसका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह रहेगा। तो 3 होगा, लेकिन हम उसको 2 करके भी बोल सकता है, ठीक है। मेंस और पर्सनल इंटरव्यू को एक साथ, और प्रीलिम्स को अलग से हम ऐसे भी बोल सकता है। उसके बाद हम बात करेगा तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स, ठीक है। तो बेसिकली जब भी एग्ज़ाम्स देता है तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस का आसपास में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो आप जहाँ मन चाहे वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ईटानगर और नाहरलगुन में जो एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन वहाँ पे किस किस को एलोकेट किया जाएगा बोलने से, तो उसके लिए यहाँ पे आपका कैपिटल कम्प्लेक्स है, और जो अरुणाचल प्रदेश पर नहीं रह रहा है, मतलब ऐसे वाला लोगों के लिए, और जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर में, उन लोगों को आपको ईटानगर नाहरलगुन पे एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। और जो परमानेंटली जो अरुणाचल प्रदेश बोल के फिर यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो उन लोगों को फिर से यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि बोमडिला में जो इंसान वेस्ट कामेंग और बिचुम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो बोमडिला में उसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। उसके बाद जो लोअर सुबनसिरी और कमले डिस्ट्रिक्ट का है, वो जीरो में उसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। और जिसका अपर सुबनसिरी है परमानेंट एड्रेस, तो वो दापोरिजो में एग्ज़ाम को देगा। फिर जो ईस्ट कामेंग एंड पाकी केसंग है वो सेपा में देगा, और ईस्ट सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का आपका पासीघाट पे देगा, और अपर सियांग का आपका इंक्योंग पे देगा। लोहित अंजाओ का आपका तेजू में, और वेस्ट सियांग एंड सी योमी डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं वो आलो पे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेपारादा का बासर पे, और तिराप एंड लोंगडिंग का आपका कौनसा में, चांगलांग का चांगलांग में ही होगा, और चांगलांग का और एक जयरामपुर में भी होगा। उसके बाद जो इंसान दिवांग वैली एंड लोअर दिवांग वैली से बिलोंग करता है वो रोइंग पे देगा उसका एग्ज़ाम सेंटर। पापुमपारे का आपका दुईमुख पे रहेगा एग्ज़ाम सेंटर, और जो के पन्योर कुरुंग कुमे एंड करादादी से जो भी बिलोंग करता है, मतलब जिसका परमानेंट एड्रेस वहाँ का है, तो वो यचुली पे उसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तावांग का तावांग में होगा, और नामसाई का नामसाई, और लोअर सियांग का लिकावाली पे रहेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 20 एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मन मर्जी अपना एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये लोग ऑलरेडी फिक्स्ड है कि कौन कहाँ पे देगा करके। और एप्लीकेंट भी काफ़ी सारे आ सकता है, क्योंकि 4 साल के बाद ये कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि वैकेंसी काफ़ी कम है, तो एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, तो उसको अच्छा से मतलब मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बोलो या एग्ज़ाम का मैनेजमेंट बोलो, सब कुछ को ईजी से करने के लिए शायद ये इतना सारा एग्ज़ाम सेंटर्स दिया गया है। तो एग्ज़ाम प्लान बोलने से फिर से, एग्ज़ाम प्लान में आपका ये जो देता है उन्हें तो पता ही होगा, और जो नया होगा उनको पता नहीं भी हो सकता है। तो इस एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप क्लियर कर पाते हैं बोलने से, तो जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो मेंस एग्ज़ाम वाला आपका रिटन वाला होगा, रिटन उसके बाद फिर उसमें भी क्लियर होने से इंटरव्यू वगैरह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स पे आप सभी को पता होगा, जैसे यूपीएससी में होता है वैसे ही सिलेबस भी यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे भी आपका 2 पेपर होगा, एक जनरल स्टडीज़ और दूसरा सीसेट रहेगा। जैसे यूपीएससी में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यूपीएससी भी पब्लिक सर्विस के लिए ही है, और ये भी मतलब उसके लिए ही होता है।
तो सिलेबस सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे एक नया सिलेबस आएगा, वो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट एज ए होल, मतलब एक ऐसे चैप्टर आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा। ये जो प्रीलिम्स पे भी देखने को मिलेगा और मेंस में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर एक एपीसीएस के लिए जो पीडीएफ शेयर किया था सीसेट और ये का जीएस के लिए, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो वो जो थोड़ा मतलब पुराना वाला होगा, जहाँ पे आपका नया जो अपडेटेड वाला है वो वहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। तो जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल पर है वो बेफिक्र रहिए, नया वाला को मैं ऐड करके फिर मैं दूसरा से एक न्यू वाला जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर। तो जिसको भी वो सब सिलेबस चाहिए होने से, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं सिलेबस को अच्छा से अरेंज करके और जो नया वाला है उसको भी ऐड करके मैं न्यू सिलेबस को दे दूंगा। जो ऑलरेडी है वो जो पुराना वाला है, ठीक है। तो जो न्यू चैप्टर ऐड वाला वो नहीं है वहाँ पे, तो उसको भी ऐड करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट में भी अगर आप देखेगा तो भी आपको मिलने में मिल जाएगा, लेकिन वो भी एक साथ कंपाइल होके आपको नहीं मिलेगा। तो इतना तो आप समझ गया होगा कि यहाँ पे भी लिखा गया है पेपर 1 पेपर 2 जनरल स्टडी से, और पेपर 1 जो जनरल स्टडी से, और पेपर 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि सिलेबस आपका यूपीएससी पैटर्न में मतलब फॉलो किया जाएगा, लेकिन कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में और कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में नया चैप्टर ऐड होगा। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा वो सारा चीज़। और यहाँ पे इस पीडीएफ में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, और एक चीज़ आपको गौर करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जहाँ पे आपको 1/3 यानी कि 1/3 आपको पेनल्टी, हर एक क्वेश्चन गलत करने पर वहाँ पे आपको 1/3 मार्क्स जो है कि डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/3 का जो मतलब मार्क्स है वो आपसे डिडक्ट किया जाएगा। तो इतना तो सभी को पता हो गया होगा। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो जो दोनों पेपर जो है कि 2 आवर्स का होगा, जैसे कि जनरल स्टडीज़ का भी 2 आवर्स का होगा। क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का होगा, और दोनों पेपर में एक में 200 और एक में 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद टाइम दोनों में 2 आवर्स का होगा टाइम जो, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी अगर यहाँ पे देखना होने से आप पीडीएफ में देख सकते हैं, फिर भी जितना हो सके मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एज लिमिट को बोलेगा तो आपका एज 21 ईयर्स से कम नहीं होना है, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। लेकिन इन केस अगर आप एपीएससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप अपना हिसाब से देख के कर लीजिएगा। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा, एपीएससी होके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा, तो उनके लिए भी कुछ अलग से यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन जो है कि मिल जाएगा। और कोई डिफेंस सर्विस वगैरह से बिलोंग करता है ऐसे कुछ होने से, तो उनके लिए भी अलग से यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी उनसे आता है तो चिंता नहीं करना है। और नॉर्मल जो एपीएससी है, नॉर्मल जो एपीएससी कैंडिडेट थे, अगर आप डिफेंस पर्सनल से नहीं आता है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी नहीं है, ऐसे वैसे कुछ होने से भी अगर आपका 35 पार हो गया बोलने से, तो भी आपको चिंता नहीं करना है। आपके लिए यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 के साथ में 5 प्लस करने से 40। तो आप 40 इयर्स होने के बाद भी मतलब एलिजिबल है, मतलब दे सकता है इस एग्ज़ाम को। लेकिन उतना ज़्यादा एज हो गया बोलने से तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि इसको अप्लाई करो करके, क्योंकि ऑलरेडी इतना यूथ्स लोग, इतना मतलब न्यू ग्रेजुएट लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट करके इतना सारा बेरोज़गार है, उन्हें देने दीजिए और आप दूसरा चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप घुसता भी है तो इतना जल्दी आपका रिटायरमेंट एज जो आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ को आप ध्यान में रख के करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जब फॉर्म वगैरह भर रहा होगा तो उसमें आपका सारा डिटेल्स जो है कि आपका क्लास 10 पास में जो डिटेल्स है उसका हिसाब से आपको सारा चीज़ को भरना है, और उसका हिसाब से हर चीज़ जो देखा जाता है, स्पेशली जो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसका हिसाब से देखा जाता है। वो सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद यहाँ पे फिर काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं कि इसको देने के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा, वो सवाल हो सकता है। काफ़ी लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे होता है जो कॉलेज में होता है तो उन्हें ये सारा चीज़ कंफ्यूज रहता है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट से या कोई भी स्ट्रीम से आप जो ग्रेजुएट होना है, अब बीए ग्रेजुएशन हो या बीएससी से हो या कॉमर्स से ग्रेजुएट होना है, बस इतना ही चाहिए। और एक चीज़ है यहाँ पे मेंशन है कि नहीं, हाँ मेंशन है, जो इंसान कॉलेज में है, फाइनल ईयर कॉलेज, ठीक है, जो इंसान फाइनल ईयर कॉलेज में है वो इंसान भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो वो भी अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को दे के देख सकता है। तो जो फाइनल ईयर में नहीं है तो उसको तो मैं नहीं कहूँगा कि आप, अगर आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में होने से तो मैं नहीं कहूँगा कि आप करो, लेकिन जब आप फाइनल ईयर पहुँच गया बोलने से तो आप ट्राई मार सकते हैं। और जो फ़िलहाल फाइनल ईयर में है वो भी इसको अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाला तो कोई भी हो, सब एलिजिबल है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद फिर अदर कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, तो उस चीज़ को मैं आप पर छोड़ दूंगा, क्योंकि हर चीज़ फिर आपको मैं बताते रहूँगा तो फिर आपका जो, जैसे कि इस पीडीएफ को भी आपको देखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है और फॉर्म भरते टाइम को आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो सारा चीज़ को आपको देखना है। और यहाँ पे फॉर्म फ़ी है, जैसे कि अगर आप एपीएसटी कैंडिडेट है तो आपको 150 चार्जेस लगेगा फॉर्म का फ़ी। उसके बाद एफएसटी नहीं है तो आपका चार्जेस होगा 200। ऐसे करके आपको जब फॉर्म भरेगा तो आपका फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी जो है कि ऐसे चार्ज करेगा। लेकिन इन केस अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम फ़ी वगैरह चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आपको मार्क करना है फ़िलहाल लास्ट डेट को 10 नवंबर 2024। तो अगर आप एलिजिबल भी है और एज भी है और इंटरेस्टेड भी है बोलने से, तो आप इसको अप्लाई करके ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई अगर स्कूल या कॉलेज लेवल में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी है, वो देख रहे तो इसको अपना दीदी भैया के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई पेरेंट्स देख रहे तो वो भी अपना मतलब बच्चा के साथ शेयर कर सकता है इस वीडियो को। उसके बाद कोई मतलब मेरा जैसे बेरोज़गार इंसान देख रहे हैं तो आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो अपना दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और जो लेटेस्ट वाला जो सिलेबस है वो मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मतलब फ़िलहाल पोस्ट नहीं किया है, जो मैंने पोस्ट कर रखा है वो जो है कि थोड़ा मतलब पुराना वाला है, जो पहले का सिलेबस है वही है। तो उसमें जो नया अपडेट वाला सिलेबस को मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि कमीशन वाला ही वहाँ पे ऐड करके प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसको मैं सेपरेट से ऐड करना पड़ेगा। तो सेपरेट से ऐड करके फिर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आप सब मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर बीच बीच में मैं क्विजेस वगैरह भी डालता हूँ, तो उसमें भी आप ऐसे ही बस मेरा जैसे बेरोज़गार है तो वहाँ पे ज्वाइन करके रख के क्विजेस वगैरह को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका टाइम पास भी हो जाएगा।